जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का एक मैथ का प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। इससे पहले अपने लोग 6 प्रैक्टिस सेट तैयार कर चुके हैं और उसमें भी प्रीवियस ईयर के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट के साथ सीखे थे। आज की इस क्लास में भी प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। अच्छे से बस पूरी क्लास को देखिए। सबसे पहले आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है यदि एक संख्या के 20% का मान 147 से 33 अधिक है तो उस संख्या का 30% कितना होगा। कोई संख्या है और उसका जो 20% है वो कितना है, 147 से 33 अधिक है। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 147 से 33 रुपए अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि 147 रुपए है और 33 रुपए है। अगर इसे जोड़ेंगे तो यह 20% किसके बराबर आ जाएगा, 147 रुपए और 33 रुपए। अगर यही लिखा होता 147 से 33 कम है तो यहाँ पे घटा देते। अब जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। 20% अगर 180 के बराबर है, परसेंटेज के क्वेश्चन में आप हमेशा 1% की वैल्यू निकालो। अगर यहां से 1% का मान बताओगे तो 180 के लिए 20 से भाग करना होगा। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 18 को 2 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 1% अगर 9 के बराबर है, अगर पूछा जाता वह संख्या कितनी होगी तो 100% पूछा है। इन्होंने कहा है हमें बताना है इस संख्या का 30%। अगर 30% बताना है तो आप आसानी से समझ लो, 1% 9 के बराबर है तो 30% बताने के लिए 30 से गुणा करोगे, ये 270 अपना आंसर होगा और 270 तीसरे विकल्प में है। अगर यहीं पे 40% पूछा जाता तो इस 9 में 40 से गुणा करते, 50% पूछा जाता तो 50 से गुणा करते, 35% पूछा जाता तो इस 9 में 35 से गुणा करते। 1% की अगर वैल्यू पता कर लेते हो तो जो मन हो उतने परसेंट का मान आप बता सकते हो। बस क्वेश्चन दो टाइप से ही बन सकता है, 147 से 33 अधिक है या 33 कम है। एक ही टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा और इसका आंसर आप 10 सेकंड के अंदर अंदर बताएं। किसी संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है तो संख्या का 50% बताना है। आप लोग आसानी से अब तक सवाल समझ चुके होंगे कि क्या कहा है। जो 30% है वो किसके बराबर है, इससे 15 अधिक है। अगर कोई चीज 135 से 15 अधिक है तो इसका सीधा सा मतलब होगा 135 प्लस 15 कितना बन जाएगा, ये 30% का जो मान होगा वो 150 होगा। अगर इस 30 से इसे भाग कर दें तो 1% का मान मिल जाएगा, यानी यहां से 30 हटा दो और जब 1% का मान मिल जाएगा फिर कुछ भी पूछो, 30 से इसे भाग करोगे, 30 से इसे भाग करेंगे 5 पर आ जाएगा। 1% 5 के बराबर है। अगर पूछा जाए इसका 70% बताओ तो इसी 5 में 70 से गुणा करो। अपने लोगों से 50% पूछा है तो 50% का मतलब हो गया इस वाले 5 में 50 से गुणा करोगे ये 250 आ जाएगा और 250 पहले ऑप्शन में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉडमास नियम का है और ये ऐसा क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में 2 बार भाग का चिन्ह लगा हुआ है। बहुत ढेर सारे बच्चे इसमें ये गलती करेंगे कि इस 6 के लिए पहले वो इससे भाग कर देंगे, जबकि हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, बॉडमास नियम में सबसे पहले तो ब्रैकेट को हल करो। अगर ब्रैकेट हल करेंगे तो आप अच्छे से समझ लो, यहाँ पे 2 लिख लो। अगर इसे 2 लिखेंगे बाकी कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। अब ब्रैकेट के बाद किसे हल करते हैं, ऑफ को हल करेंगे। कहीं पर भी ऑफ लिखा हुआ नहीं है। ऑफ के बाद अपने लोगों को भाग को हल करना पड़ेगा। इस 18 के लिए अगर 6 से भाग करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा और भाग ये रहा 3। अगर आप कहें ये बात तो हम भाई डायरेक्ट कह सकते हैं, तो डायरेक्ट देखो कैसे करना है।
इस 18 को 6 से भाग करो। अगर 18 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और फिर इस 3 के लिए इस वाले 3 से भाग करो, यानी इन दोनों का मान कितना आ गया 3, और इसे 3 से भाग करेंगे तो आंसर 1 आएगा। यहां तक जो क्वेश्चन लिखा है वो 1 बनेगा, प्लस 24 बनेगा, माइनस 2 बचेगा, और इधर जो पूरी ब्रैकेट है इसे हल किया होगा तो 2 बचा होगा। जब कभी किसी भी बॉडमास नियम में केवल जोड़ और घटाए का क्वेश्चन रह जाए तो आपका मन है चाहे पहले जोड़ लो चाहे पहले घटा लो, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये एक जैसा नंबर है भाई, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो ये कैंसिल, 24 और ये कितना होगा 25 अपना आंसर होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपए है और विक्रय मूल्य इतना है। अगर अंकित मूल्य की बात करें तो कितना दे रखा है 11,800 रुपए, और विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य 7,788 रुपए। 11,800 रुपए किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ था, इस वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया है, तो कुछ डिस्काउंट दिया होगा, छूट दी होगी। भाई इतने रुपए अगर लिखा हुआ है और इतने रुपए में बेचा है तो सीधी सी बात है कुछ डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है सबसे पहले ये पता करो, तो इसे घटा लो, बस बड़ा आसान सा काम है। 11,800 रुपए में 7,788 कम कर लो, यहां से 2.5 लेंगे, ये 10 बनेगा, 10 में से 8 कम करेंगे 2, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 कम करेंगे 1, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 7 कम करेंगे 0, 11 में से 7 कम करेंगे 4। कभी भी अगर डिस्काउंट पूछा जाता है तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर बताया जाता है या फिर मार्क प्राइस पर बताया जाता है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पर 11,800। इसी को अगर परसेंटेज में बदलना है, किसी भी भिन्न, ये छूट है लेकिन ये किसमें, फ्रैक्शन में है, और भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ये छूट अपने लोग परसेंटेज में बता रहे हैं, केवल इसे बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से तो देखो ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, 1 से कोई मतलब नहीं। अगर इसके लिए 2 से भाग करें अपने लोग, 2 से भाग करने पे ये 40 को 2 से भाग करेंगे 20 बचेगा, और इस 12 को 2 से भाग करेंगे 6, एक साथ 2 डिजिट लिए तो जीरो लगाना पड़ेगा। 118 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 59, यानी 2006 के लिए 59 से भाग कर लो। अगर एक बड़ा नंबर आपको दिख रहा है तो आप अलग साइड में भाग करके दिखा दो। 2006 को अगर 59 से भाग करोगे, हालांकि अगर आपको भाग करने में प्रॉब्लम है तो आप यूनिट डिजिट का प्रयोग कर लीजिए या फिर बाई ऑप्शन। ये 50 लिखा है, 50 और 59 की गुणा करें तो 2006 आ जाएगा, 30 से गुणा करें तो आ जाएगा, लास्ट में 4 लिखा है और यहाँ 9, 4 नेम 36 होता है, गुणा करेंगे देख लो आखिर में 6 ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर डायरेक्टली करना है तो फिर आप जल्दबाजी में है या आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि बिना गुणा के भी आप अपना आंसर ला सकते हैं। 34 इसका आंसर होगा। बाकी भाग करके देख लो, 59 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ोगे, 3 तक पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 नेम 27, 3 पंजे 15 और 2 17। इसे हल करेंगे तो ये बन जाएगा 23 और ये 6 उतार लो। 59 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 तक, 4 नेम 36, 4 पंजे 20 और 3 23। जीरो आ गया तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि ये कितने पर जा रहा है। 34 इसका आंसर आएगा अगर इसे भाग करेंगे, और 34 चौथे विकल्प में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर गोले की त्रिज्या मालूम है तो गोले के वक्रपृष्ठ का फार्मूला या गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये याद कर लीजिए अच्छे से। 9th और 10th स्टैंडर्ड में बहुत जगह आपने मेंसुरेशन में इस फार्मूले को पढ़ा होगा। फार्मूला होता है इसका 4πr²। पाई की वैल्यू क्या लगानी है ये क्वेश्चन में या तो लिखा हुआ आता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ नहीं है तो ये आपका अपना मन है। आर का मान तो 7 सीधे सीधे दे रखा है।
4 ऐसे ही लगाओ, पाई की जगह फिर 22/7 लगा लो। ये पाई का मान होता है, 22/7 भी प्रयोग कर सकते हैं या 3.14 प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से वो मान यूज करो जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अगर कोई सा नहीं दे रखा है तो आपका मन है चाहे आप पहला वाला लगा लो चाहे दूसरा वाला, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस 19-20 का इससे डेसिमल में कुछ पॉइंटों में आ जाएगा, इससे पॉइंटों में नहीं आएगा। आर की जो वैल्यू है उसे 2 बार लिखेंगे इस तरह से। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इस वाले 7 से ये कैंसिल हो गया, इधर बचा होगा 4, 22 और 7। 4 और 22 की गुणा करेंगे तो 88 होगा, और 88 में 7 से गुणा करोगे तो ये 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56, 5 61, 616। ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता था अर्धगोले का। अर्धगोले की त्रिज्या होती तो अर्धगोले का जो कॉन्सेप्ट होता है वो याद कर लो, 2πr² होता है। या अगर आप अर्धगोले का कॉन्सेप्ट याद नहीं भी कर रहे हो तो भाई गोले का याद कर लो, जितना गोले का होगा उसी का आधा कर दो, वो अर्धगोले का बन जाएगा। 616 का आधा 308 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, जिसमें कहा है किसी ड्रेस का मूल्य 500 रुपए से घटाकर 400 रुपए कर दिया है, तो ड्रेस के मूल्य में कितने % की कमी की है। कोई चीज अगर 500 रुपए की है और उसे कम करके 400 कर दे रहे हैं तो ये कितने प्रतिशत की कमी की गई है, बस ये बताना है। तो सबसे पहले तो कमी निकाल लो, परसेंटेज में तो बाद में बताओ, पहले केवल यूनिट में बता दो। 100 रुपए की कमी दिख रही है, अगर 500 रुपए की चीज को आप 400 रुपए की कर दे रहे हैं तो 100 रुपए की कमी हो रही है। ये 100 रुपए की कमी किस पे की गई थी, 500 पे की गई थी। अगर ये कमी 500 रुपए पे की है तो यही अपना आंसर होगा 100/500। लेकिन परसेंटेज में बताना है तो 100 से यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। इसे कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, 5 से इसे काटेंगे 20 पर, 20% की कमी होगी और 20% अपना पहले ऑप्शन में दे रखा है। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत जीरो लेवल से समझा रहे हैं। आप चाहो तो इतनी गुणा भाग मत करो। अगर जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी भी फास्ट है वो वीडियो को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन अगर उन्हें आता है तो स्किप कर लो। एक मात्र मकसद अपना ये है कि कोई भी कमजोर बच्चा जो अपने से जुड़ा है वो एक भरोसे के साथ जुड़ा है कि भाई उसे मैथ आ जाए। और अपना तो चैनल का भी नाम यही कि मैथ का डर खत्म, तो अपना तो काम ही यही हो गया कि भाई मैथ का डर खत्म करना है। इसीलिए एक दो स्टेप बढ़ाकर आपको समझाया जाता है। अगर आपको वो स्टेप आती हैं तो कोई जरूरत नहीं, आप उसे स्किप कर दीजिए। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई के औसत और वाई और बी के औसत के बीच का अंतर 25 है। एक्स और वाई का औसत, औसत आप यहां पे इतना लैंग्वेज मत लिखो, डायरेक्टली देख लो। दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो। फिर बाई और बी का औसत कैसे निकालेंगे, तो बाई और बी को जोड़कर 2 से भाग कर दो। तीन संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो 3 को जोड़कर 3 से भाग करो। 10 का निकालना है तो 10 को जोड़कर 10 से भाग करो। इन दोनों का अंतर कितना आता है, यहां दे रखा है, इनका अंतर 25 है। अगर नीचे कभी भी एक जैसा लिखा हुआ हो तो इसे एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो x ऐसे ही लिखोगे, y ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस y के पास पहुंचेगा और यही माइनस b के पास पहुंचेगा, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 25। इस y से इस y को कैंसिल करो क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, सेम संख्याएं थी इसीलिए कैंसिल हो जाएंगी। इधर बचेगा x माइनस बी बराबर 25, और नीचे से ये 2 हटाएंगे तो ये 25 के पास गुणा में आ जाएगा। x माइनस बी बराबर आ जाएगा 50, और अपने लोगों से पूछा था x और b का अंतर, तो x और b का अंतर कितना होगा 50। अगर आपको सीधे सीधे इतना कुछ नहीं करना है तो डायरेक्ट अंतर वाले कॉन्सेप्ट याद कर लो।
जो भी यहां लिखा हुआ है इसका दुगना कर दो, आंसर डायरेक्टली भी आप 50 ला सकते हो। लेकिन ये सिर्फ अंतर वाले कॉन्सेप्ट में होता है, ये ध्यान रख लो। और जो संख्या यहाँ पर देखो अंत हो रहा है उसी से अगला औसत शुरू हो रहा हो, तब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है जो अंतर होता है उसी का दोगुना कर दो। सेम कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन और देख लो, और ये क्वेश्चन वास्तव में आपको सिर्फ पढ़ते ही टिक करना चाहिए। बिल्कुल वही लैंग्वेज है, बीच का अंतर 21 है, तो अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो अंतर का दोगुना कर दो, बस अंतर का दोगुना। ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है, अंतर कितने का है 21 का, और उसका दुगना करेंगे तो ये हो जाएगा 42। 42 का मतलब है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर इसे विस्तार से करना है तो इससे पहले क्वेश्चन 7 कराया है पूरे विस्तार से इस लैंग्वेज में, और डायरेक्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट पे भी बताया है केवल अंतर का दोगुना। बाकी यहां पर समझ लो अंतर का केवल दोगुना करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। पहला व्यक्ति ये मानो, दूसरा यहां मानो, और तीसरा यहां मानो। पहले वाले व्यक्ति की उम्र 3 मान लो, दूसरे की 5 और तीसरे की 7। अगर इस रेशियो को एक संख्या में बदलेंगे तो इसके साथ कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हम मान ले रहे हैं इसके साथ x लगा दे रहे हैं, और इसके साथ x लगा दे रहे हैं इसके साथ। अब ये ऐसी संख्याएं बन गई हैं, इस x का मान पता करो। पहले आदमी की जगह अगर यहाँ x लगा देंगे तो हमें पहले की उम्र मिल जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो दूसरे की मिल जाएगी, यहाँ लगाएंगे तो तीसरे की। लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों की उम्र पता करना है। अब अगर इन सभी की उम्र जोड़ दें तो ये आज की उम्र हो गई। क्वेश्चन में कहा है 6 वर्ष पहले अगर इनकी उम्र सभी की जोड़ी जाए तो कितनी होगी, 87 वर्ष होगी। तो 6 वर्ष पहले का मतलब हो गया यहां से 6 साल कम करो, यहां से भी 6 साल कम करो, और यहां से भी 6 साल कम करो। अब सभी को जोड़ेंगे तो सभी का जो योग आएगा वो कितना होगा, वो 87 आना चाहिए। तो ये पहले वाले की उम्र है, ये दूसरे वाले की, ये तीसरे वाले की। अगर इसे जोड़ोगे तो 3x 5x और 7x, और ये 6 साल इसकी कम करो, 6 साल इसकी कम करो, 6 साल इसकी, 3 बार कम करेंगे तो ये 18 हो जाएगी। अच्छा, ये 6 साल 3 बार क्यों कम कर रहे हैं? 6 साल क्योंकि 6 वर्ष पहले की बात चल रही है। अगर आप 2 लोग हो और 2024 में आप दोनों लोगों की उम्र का जोड़ मान लो 60 साल है, पूछा जाए 2020 में दोनों की उम्र का जोड़ कितना होगा, तो आप 4 साल पीछे हट रहे हो, 4 साल पहले की बात हो रही है। तो एक आदमी की उम्र 4 साल कम करो, दूसरे वाले की भी 4 साल कम करो, तो टोटल 2 बार आपको 4-4 साल कम करने होंगे, यानी 8 साल टोटल कम करने होंगे। तो यहाँ 6 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो पहले आदमी की भी 6 साल कम करो, दूसरे की भी 6 साल कम करो, तीसरे की भी 6 साल कम करो। इसे अगर हल करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 3 और 5 8 और 7 15x, और ये 18 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18। ये 15x बराबर बन जाएगा 105। 15 से 105 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 15 सत्ते 105। x का मान अगर यहां लगा देंगे अपने लोग, देखो यहां जैसे ही x का मान 7 लगाओगे तो ये 7 ये और 3 ये 21 हो जाएगा। यहाँ 7 लगाओगे तो ये 35 हो जाएगा, और यहाँ 7 लगाएंगे तो ये 49 हो जाएगा। 21 25 21 35 49 पहले ऑप्शन में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत 42 केजी है। तो अगर ये कहा जाए कि उन सभी 22 छात्रों का कुल वजन कितना होगा। औसत का मतलब है एक बच्चा 42 किलो का, मान लो अगर एक बच्चा 42 किलो का है तो 22 का कितना होगा, इसी में 22 से गुणा कर दो, ये होगा 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 4 92। इतने केजी का वो बच्चा हो गया। फिर कहा है इसी क्लास में
33 केजी और 39 केजी के दो नए बच्चे और आ गए। तो दो बच्चे आए, एक 33 केजी का आ गया, एक 39 केजी का आ गया। अब ये दो बच्चे आ गए तो बच्चे तो अब 24 हो गए होंगे। तो 24 का कुल वजन कितना होगा? सबको जोड़ दो। जब सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 9 16, 2 और 1 हासिल का 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 ऐसे ही 24 चीजों को अगर जोड़ रहे हैं तो 996 आ रहा है। इन्हीं 24 का औसत बताना है। अगर कभी भी 24 संख्याओं का औसत बताना है तो 24 संख्याओं को जोड़कर 24 से भाग करो, 25 संख्याओं का बताना है तो 25 से भाग करो। अपने लोगों को औसत बताना है तो इसी 996 को 24 से भाग कर लो। अगर इसे 24 से भाग करेंगे तो 24 से तो आपको डायरेक्टली करना महंगा लग रहा होगा, इसे 12 से काट लो। पहले 12 से काटेंगे 2 पर और 12 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, 3 बचा, 12 तिया 36। 83 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 41.5 या 41.5, और 41.5 आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन जहां लिखा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कोई कुर्सी है जिसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी 20% अधिक है। तो अगर हम इसे 100 मान लें तो इसे 120 मानेंगे। इन दोनों का अगर रेशियो निकाल लें तो कितना आएगा? देखो, इस 0 से ये कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 पर और 2 से काटेंगे 5 पर। फिर कहा है अगर उसे 20 रुपए की छूट के बाद 220 रुपए में बेच रहे हैं तो बेच कितने में रहे हैं? एसपी तो यहां पे दे रखा है 220 रुपए, लेकिन 220 रुपए में बेच तो दी है, अभी इस पे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो इसका जो एमपी होगा वो कितना होना चाहिए? भाई जितने रुपए में हमने बेच दिया है वो तो होगा ही होगा, अभी 20 रुपए का डिस्काउंट और दिया है तो ये हो जाएगा 240 होगा। और यहां पे आप कह रहे हो एमपी कितना है? 240, और यहां पे कितना बता रहे हो? 6 रेशियो। तो 6 अनुपात किसके बराबर होगा? 240 के। यहां से अगर 1 अनुपात निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 40 का। अगर 1 अनुपात 40 का है तो सीपी कितना होगा? यानी 5 अनुपात कितने का होगा? तो 5 गुणा 40 का होगा, यानी इसे कहोगे 200 का। अब 200 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी है और 220 रुपए में बेच दिया है, केवल इन दोनों पर फोकस करो बस। कोई चीज 200 रुपए में खरीदी है और 220 रुपए में बेच दी है, तो इसमें अपने लोगों से पूछा है लाभ कितना होगा। अगर 200 रुपए की चीज को 220 रुपए में बेच रहे हो तो 20 रुपए का लाभ होगा। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है या क्रय मूल्य पर? क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 200, यही बस फ्रैक्शन में बन गया, परसेंटेज में बनाओगे तो 100 से भाग करोगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 को 2 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना 10%। और 10% का मतलब है दूसरा विकल्प बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है। एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद कर लो, इससे पहले भी कई सेट में ऐसा क्वेश्चन कराया है। कहीं पर भी दो संख्याओं का लासा और मासा अगर दिया हुआ है तो 90% संभावना है वहां पे केवल यही फार्मूला लगता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा या लासा गुणा मासा। इसमें आगे पीछे अपने लोग कर सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों की गुणा करके इकट्ठा 216 आ रहा है। अब कौन सा इसमें एलसीएम है कौन सा एचसीएफ है ये नहीं कहा है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर दोनों की गुणा कर दें तभी तो 216 आया होगा। फिर कहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 6। अगर इसे बाई ऑप्शन से करोगे ज्यादा सरल है,
ऐसी दो संख्याएं देख लो जिनको घटा दें तो 6 आंसर आए और गुणा करें तो 216 आए। तो अच्छे से देख लो, 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 8 में से अगर 27 कम करो या 27 में से 8 कम करो, यहाँ 19 बचेगा। 12 में से 18 कम करोगे तो 6 बचेगा। 24 में से 9 कम करो या 9 में से 24 कम करो तो ये बचेगा 15। अपने लोगों से कहा है अंतर कितना होना चाहिए, 6। तो 6 अंतर का केवल एकमात्र ऑप्शन है और वो कौन सा दे रखा है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर इसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा महंगा चालान होगा, इससे ज्यादा अच्छा तरीका है कि इस विधि से कर लो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का है, इसे भी आप बिल्कुल 10 सेकंड में मुझसे पहले इसका क्या आंसर आएगा ये आप कमेंट सेशन में बताओ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है वो दो संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। तो दो संख्याओं की गुणा 216 है और अगर उनको घटा दे या उनका अंतर कितना दे रखा है, 15। ऐसा ऑप्शन देख लो जहां घटाने पे 15 आ रहा हो। इन दोनों को घटाएंगे 15 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे 6 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 19 आएगा और इन दोनों को घटाएंगे तो 30 आएगा। डायरेक्टली ऑप्शन से पता लग रहा है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इन दोनों को घटाने पे कितना आ रहा है, 9। अब आप कहो इन दोनों की गुणा करो, तो गुणा करके आप देख लीजिए 24 और 9 की गुणा करोगे 216 आ जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल क्वेश्चन 14 है। ये क्वेश्चन भी सिर्फ 10 सेकंड का ही मोहताज है। अगर इससे ज्यादा का टाइम लग रहा है तो समझ लो कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से समझा नहीं है। इसमें भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा भी 216 होगी और उनका अंतर कितना दे रखा है, पहली में से दूसरी घटा लो या दूसरी में से पहली। ऐसा ऑप्शन देख लो जहां घटाने पर 30 आ जाए। 24 में से 9 घटाओगे 15 बचेगा, 18 में से 12 घटाओगे 6 बचेगा, 27 में से 8 घटाओगे 19 बचेगा और 36 में से 30 घटाओगे तो ये 30 बचेगा। अंतर अगर यहां से निकाला है तो अंतर 30 कहां से दिख रहा है, चौथे ऑप्शन से दिख रहा है। अब अगर इनकी गुणा करके देखोगे 36 और 6, ये पहली संख्या, यहां बस ये कंफर्म तुम नहीं कह सकते हो कि भाई पहली किसे मानेंगे और दूसरी, क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं कहा है ना किसे माना जाएगा। तो 6 और 36 या 36 और 6 ये ऑप्शन होगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे और गुणा करोगे तो 216 ही आएगा और अगर अंतर की बात करेंगे तो अंतर 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो 20 वर्षों में वह उसी दर पर कितने गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज का बस एक मात्र कॉन्सेप्ट याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर या सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे 100। केवल इतना कॉन्सेप्ट याद कर लो। इसी में अगर मूलधन पूछा जाए तो ये 100 ऊपर पहुंचेगा और आरटी नीचे आएगा। इसी में अगर दर पूछा जाए तो ये 100 ऊपर पहुंचेगा, पी और टी नीचे आएगा। इसी से टी पूछा जाए 100 ऊपर जाएगा और पी आर नीचे आ जाएगा। कहा क्या है क्वेश्चन में, देखो 10 वर्ष में कोई राशि 7 गुना हो जाती है। 7 गुना का मतलब होता है कि अगर आप 1 रुपए ब्याज पे दे रहे हैं तो वो 7 गुना हो गए। 1 रुपए अगर 7 रुपए बन जा रहे हैं तो ब्याज कितने का मिल रहा होगा, 6 रुपए का ब्याज मिल रहा है। अब यहां से अगर अपने लोगों को क्या क्या मालूम है, देखो 1 रुपए ब्याज पे दिया है, इसे कहेंगे ये मूलधन होगा। इतना ब्याज मिला है, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 10। इस फार्मूले में पुट करो, सिंपल इंटरेस्ट कितने का है, 6 का, मूलधन कितना हो गया 1 रुपए का, दर अपने लोगों को पता नहीं है और समय दे रखा है 10 वर्ष। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 10 यहां पहुंचाओगे, आर बराबर आ जाएगा 60% का आपको ब्याज मिल रहा है। अब क्या कहा है, तो 20 वर्षों में ये राशि कितने गुना हो जाएगी।
ये पता कर ले रहे हैं 20 रुपए में कितना ब्याज मिल जाएगा। तो 20 वर्ष का ब्याज निकाल लो डायरेक्टली। 20 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। अगर 20 वर्ष का साधारण ब्याज निकालोगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे मूलधन, और मूलधन होगा 1 रुपए का, दर की जगह लगा दोगे 60%, और समय कितना है 20, और बटे में 100। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 रुपए होंगे। 12 रुपए ब्याज के हो गए और 1 रुपए अपने पास पहले से था, तो 20 साल के बाद वो रुपए 13 बन जाएंगे। 20 वर्ष के बाद कितने रुपए बनेंगे? 13। इसी में अगर 1 रुपए जो अपने पास था उसे जोड़ेंगे, 13 गुना हो जाएगा। और 13 गुना कहां दे रखा है? तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया। अगर वह 57% अंक प्राप्त करता तो पास होने वाले अंकों से 10% और अधिक ले आता। परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक लाने होंगे ये बताना है। देखो, पास होने की यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है। अगर आप 32% अंक लेकर आ रहे हो तो 15 अंकों से फेल हो गए, यानी इतने नंबर पास होने के लिए पर्याप्त नहीं है, 15 नंबर और लेकर आओ। एक तो कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर दूसरी कंडीशन ये है, आप 57% नंबर लेकर आओ। और अगर 57% नंबर ला रहे हो तो जितने से पास हो रहे हो उससे ज्यादा ले आए हो। कितने ज्यादा लेके आए हो? 10। तो 10 यहां से माइनस कर दो। परसेंटेज को परसेंटेज के पास में कर लो, बाकी संख्याओं को बाकी संख्याओं के पास। अगर इस 57% को यहीं रहने दें और इस 32 को इधर ले आए तो ये माइनस का होगा, और ये 10 माइनस का है, इसे यहां लाएंगे तो ये प्लस का होगा। ये 25 बन जाएगा, और इसे अगर कम करेंगे 57 में से 32 तो ये 25% के बराबर होगा। 25 से 25 को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1% 1 के बराबर हो गया। अब अपने लोगों से पूछा है कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। भाई 2 तरह से आप बता सकते हो, यहां से बता दो या फिर यहां से बता दो। 1% को 1 ही लिख सकते हैं, तो 32% को 32 लिखेंगे, 32 ये हो गए और 15 ये हो गए। कितने हो जाएंगे? ये 47। अगर यहां से निकालोगे तो 57% को 57 लिखेंगे, उसमें से 10 कम करेंगे, 47 आएगा। पास होने के लिए 47 अंक लाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनू एक अकेले किसी काम को 125 दिन में कर रहा है। सोनू किसी काम को 125 दिन में कर रहा है और मोनू उसी काम को, ये अकेले लिखा हुआ होगा, मोनू इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 250 दिन में कर रहा है। अब दोनों लोग अलग अलग दिन लगा रहे हैं, ये 125 दिन लगा रहा है, ये 250 दिन लगा रहा है, तो टोटल काम कितना होगा? इन दोनों से कटने वाली संख्या या फिर इनका एलसीएम, 125 और 250 से कटने वाली संख्या ही टोटल वर्क होगी। ये हो जाएगा 250। इनकी क्षमता निकाल लो। इस 250 को अगर इससे भाग करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 2, और इसी 250 को अगर इस 250 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 1। क्षमता का मतलब होता है ये 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है और ये 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। फिर लिखा है मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन तक काम करता है। मोनू ने 75 दिन में कितना काम किया होगा? अब 75 दिन तक अगर इसने काम किया है तो 75 दिन में मोनू कितना काम करेगा? सबसे पहले ये पता करो कि मोनू 1 दिन में कितना काम कर रहा है। 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 75 दिन में वो 75 ही काम करेगा। टोटल काम हमें कितना करना था? 250 यूनिट काम करना है, जिसमें 75 काम उसने कर दिया, तो शेष काम कितना बचेगा? 250 में से 75 को कम कर लो, ये बचेगा अपना, यहां से 2.5 लोगे 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 14 में से 7 जाएगा 7, 175 काम अभी भी बचा हुआ है।
अब ये 175 काम किससे कराना है? सोनू शेष काम कितने दिन में पूरा कर लेगा? ये काम सोनू से कराना है तो 175 तो काम है ही। सोनू एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो 2 से भाग करो। अगर सोनू एक दिन में 4 यूनिट काम करता तो 4 से भाग करो। एक दिन में 5 यूनिट काम करता तो 5 से भाग करो। इसे 2 से भाग करोगे, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 87.5 दिन में वो काम को कर लेगा। और ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक काम को एक्स वाई जेड क्रमशः 3, 4 और 6 दिन तक करते हैं। यदि एक्स वाई जेड की दैनिक मजदूरी का अनुपात 2-3-1 है तो उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 2400 रुपए मिलते हैं, तो एक्स का हिस्सा कितना होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपको एक दिन में 10 रुपए मिलते हैं और आप 4 दिन तक काम करते हो तो कितने मिल जाएंगे? 4 दिन में 40 रुपए मिल जाएंगे। एक दिन में अगर 50 रुपए मिलते हैं और 2 दिन तक कितना काम कर रहे हो तो कितने रुपए मिलेंगे? 50 गुणा 2, यानी एक दिन की मजदूरी में अगर दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल इनकम पता लग जाएगी। एक व्यक्ति एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरा जेड है। ये क्या कर रहा है? एक्स 3 दिन काम कर रहा है, ये 4 दिन कर रहा है और ये 6 दिन काम कर रहा है। एक्स को 2 रुपए मिल रहे हैं मजदूरी के और इसे 3 रुपए मिल रहे हैं, इससे 1 रुपए मिल रहा है। अनुपात में दे रखा है तो इसे ऐसा मान लिया है। अगर इनकी गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और ये 4 तिया 12 और ये 6 एकम 6। इसे 6 रुपए मिल रहे हैं, इससे 12 रुपए मिल रहे हैं, इससे 6 रुपए मिल रहे हैं। अगर इन सभी को जोड़ दें तो टोटल मजदूरी कितनी हो जाएगी? 6 और 12 18 और 6 24। 24 अनुपात किसके बराबर होगा? 2400 के बराबर होगा। इसे अगर 24 से भाग करें तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। 1 अनुपात अगर 100 के बराबर है तो एक्स का हिस्सा पूछा है। एक्स को कितने रुपए मिलने चाहिए? भाई एक्स को 6 यूनिट मिलना चाहिए, तो 6 में 100 से गुणा करेंगे, ये अपना 600 आंसर आ जाएगा। एक्स के लिए 600 रुपए मिलेंगे और ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम लैंग्वेज का है। एक्स वाई जेड ये 3 लोग हैं, ये 2 दिन काम कर रहा है, ये 3 दिन, ये 4 दिन। इससे 3 रुपए मिलते हैं, इसे 1 रुपए, इसे 1 रुपए। ये रेशियो दे रखा है मजदूरी का और ये दिनों की संख्या है, तो टोटल मजदूरी इसे कितनी मिल रही होगी? गुणा कर लूं, 2 और 3 का मतलब 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इन सभी को अगर जोड़ दें तो कुल मजदूरी कितनी होगी? 6 3 9 और 4 13 अनुपात किसके बराबर होगा? वहां पे लिखा है 2600 के बराबर होगा। 2600 को अगर 13 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 200 के बराबर। 1 अनुपात अगर 200 के बराबर है, अपने लोगों से पूछा एक्स का हिस्सा बताओ। एक्स का मतलब है 6 यूनिट पूछा है, तो 6 में कितने से गुणा करोगे? 200 से करोगे, ये आ जाएगा अपना 1200। और 1200 कहाँ लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में। इसी क्वेश्चन में अगर बाई का मान पूछता कि बाई को कितना रुपए मिलेगा, तो 3 यूनिट पूछा है, तब फिर इस 200 में 3 से गुणा करते। इसी में अगर जेड के बारे में पूछता तो 1 यूनिट 200 के बराबर है, 4 यूनिट कितने के बराबर होता? 200 गुणा 4 यानी 800 के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। अगर 10 वर्ष में कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है तो हमें यह बताना है कि यही धनराशि 16 गुना होने में कितना टाइम लगाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन अगर कभी भी गुना पर आधारित मिले तो सबसे पहले अच्छे से याद कर लो, जो बाद में गुना लिखा हुआ है इसके लिए इसकी पावर में बदल लो। जहां 16 लिखा है वहां पर 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और जो पावर मिलती है इसी पावर की गुणा अगर पुराने वाले समय में कर दें तो नया समय मिल जाएगा 20 वर्ष।
20 वर्ष का मतलब हो गया दूसरा विकल्प। इसका एक कॉन्सेप्ट के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, इसे भी समझ लो। अगर यहाँ 10 वर्ष लिखा हुआ है और बराबर में 4 वर्ष 4 गुना लिखा है, तो यहां आपको जैसे ही 10 का पहाड़ा पड़ेंगे ये 20 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर बदल जाएगी, 4 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 16 गुना। अगर यहाँ 30 वर्ष लिखोगे तो 30 वर्ष का मतलब 4 की पावर 3 हो जाएगा, तब ये 64 गुना हो जाएगा। तो एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज में वर्ष का पहाड़ा पढ़ते हैं और गुना वाले पे पावर लगाते हैं। 10 साल में 4 गुना हो रहा है, 20 साल में 16 गुना होगा और 30 वर्ष में 64 गुना होगा। इस कॉन्सेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये वाला भी। आज की इस क्लास में इस तरह से आप लोगों को अच्छे से इस एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करा दिया है। आप लोग इस पूरी क्लास को अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर अपने क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, जिससे आपके भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा सकता है। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैथ का डर खत्म पर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।